सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जिसमें डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी वाली केमिस्ट्री है। ध्रुव तारे वाली अटल मित्रता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाला प्रण है। आपने ऐसी परम मित्रता वाली तस्वीर पहले भी देखी होगी। आपने पहले भी भारत और रूस की ऑल वेदर मित्रता को महसूस किया होगा, लेकिन इस बार माहौल अलग है, वक्त अलग है, दुनिया के लिए संदेश अलग है, जिससे ये पता चलता है कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात के मायने भी विशेष हैं, अलग हैं। भारत और रूस के बीच आज कई समझौते हुए हैं, विकास और व्यापार वाली कई बातें हुई हैं। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को इसकी पूरी कहानी हम बताएंगे, हर तस्वीर को डिकोड करेंगे। लेकिन पहले आप ये भी समझिए कि भारत में व्यापारिक डील हो रही है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे पाकिस्तान में भी सीक्रेट डील हुई है। आपको दो तस्वीरों के साथ दो डील की कहानी बताते हैं जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। पहली डील है दिल्ली वाली, दूसरी डील है लोकेशन इस्लामाबाद में। भारत में रूस के राष्ट्रपति आए हुए हैं। दोनों देशों में व्यापार, सहयोग, हर क्षेत्र में विकास वाले समझौते हो रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी देखिए जहां असीम सत्ता वाली डील हो रही है। पाकिस्तान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। आपको दोनों डील की मुख्य बातों से दोनों देशों की नीति, नियत और विजन में क्या फर्क है, आइए वो समझाते हैं। भारत हथियारों वाली डील कर रहा है, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर संवैधानिक खेल कर रहे हैं। संविधान में ऐसे संशोधन कर रहे हैं जो जनता को नहीं बल्कि वहां की सेना के हाथों में सत्ता दे रहे हैं, वो भी सदा के लिए। भारत की डील में कूटनीति है, भविष्य की बात है, वर्तमान की चिंताओं पर मंथन है। वहीं पाकिस्तान की डील में कट्टर नीति है, वहां के नेता जनता का नहीं बल्कि अपना भविष्य देख रहे हैं। ये कैसे हो रहा है ये भी समझिए। भारत में राउंड टेबल मीटिंग हो रही है जिसमें दो देश के प्रधान मिलकर बातें कर रहे हैं, समझौते हो रहे हैं। पाकिस्तान में चोरी चुपके सेटिंग हो रही है। इस डील का अब तक का निष्कर्ष यही है कि भारत में शांति वाली चर्चा है, पाकिस्तान में अशांति वाला मकसद है, क्योंकि वहां के सत्ताधीश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। भारत में आतंकवाद से निपटने पर मंथन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र को लॉक करने वाला ऑर्डर है। पाकिस्तान में वहां के हुक्मरानों का एजेंडा जो भी हो, लेकिन आतंकवाद पर भारत का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। आज जब पीएम मोदी पुतिन से मिले तो उन्होंने आतंकवाद वाली चिंता का जिक्र सबसे पहले किया। उन्होंने इशारों में ही पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और रूस एक साथ हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पुतिन के साथ मीटिंग में पीएम मोदी की 6 बातें पाकिस्तान को कभी भूलनी नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है। भारत और रूस आतंकवाद पर एकजुट हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 2 घटनाओं का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान की नीति और नियत को दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम का आतंकवादी हमला हो या रूस के क्रॉकस सिटी हॉल पर अटैक, दोनों की जड़ एक ही है। ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता एक बड़ी ताकत है। भारत रूस सेना के आधुनिकीकरण पर फोकस करेगा। पीएम मोदी ने कैसे नुकीले शब्दों से पाकिस्तान का दर्द बढ़ा दिया है, आप भी सुनिए। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया को पता है रूस हर परिस्थिति में भारत के साथ रहा है। हर समय में भारत और रूस की दोस्ती अटल रही है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत, समझौतों पर हस्ताक्षर, सारे घटनाक्रम से आज फिर परम मित्रता पर मोहर लग गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने यह कहा भी कि भारत रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए उन्हें बहुत खुशी हुई।
आपको बता दें कि भारत और रूस में हथियारों वाले समझौते भी हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। यही वजह है कि पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान परेशान है। दिल्ली वाली ये डील इस्लामाबाद को बहुत चुभ रही होगी। भारत रूस वाली डील की इनसाइड स्टोरी आगे भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्ती की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले पाकिस्तान वाली डील को जान लीजिए। कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर मिलकर वहां की 25 करोड़ की आवाम को संवैधानिक धोखा दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप ये सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में मुनीर की शक्ति बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया है। अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही है। अब इस तैयारी की पुष्टि हो चुकी है। ये साबित हो चुका है कि शहबाज शरीफ ने मुनीर को असीम शक्ति देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप जानिए पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF नियुक्त किया गया है। मुनीर को COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। दोनों पदों पर कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब तक ये बातें सिर्फ चर्चा में थी, अब आधिकारिक हो चुकी हैं। मुनीर की इस नई नियुक्ति को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ CDF COAS का पद संभालेंगे। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि मुनीर को इसी वर्ष फील्ड मार्शल भी बनाया गया था। 12 नवंबर को पाकिस्तान की संसद ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसी संवैधानिक संशोधन के तहत मुनीर को CDF बनाया गया है। इस पूरे संवैधानिक खेल का निष्कर्ष यह है कि अब मुनीर के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी कमान होगी। समझिए पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है। समझिए क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कूटनीति नहीं कट्टर नीति देखने को मिलती है। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान में लोकतंत्र का मतलब क्या है, देश की जनता से चुने हुए प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, जब सेना प्रमुख ही सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। पाकिस्तान के सभी मीडिया हाउस में इस फैसले पर चर्चा हो रही है। शहबाज सरकार की भरपूर आलोचना की जा रही है। पाकिस्तान के हालात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं। उनके समर्थक सड़क पर आंदोलित और आक्रोशित हैं। कई फ्रंट पर पाकिस्तान घिरा हुआ है। वहां की अर्थव्यवस्था अव्यवस्था की शिकार हो चुकी है। वहां की सत्ता सेना की कठपुतली बन चुकी है। विपक्ष भी पाकिस्तान की सरकार के नए संवैधानिक फैसले से नाराज है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। आप सिर्फ 3 कटाक्ष से समझिए। पाकिस्तान का विपक्ष ये कह रहा है कि शहबाज के पास अब सेना पर कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने हाल में ही वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान की आलोचना की है। यहां कहा है कि अमेरिका में मुनीर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई है। पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, ये कहा गया है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधन पर नाराजगी जताई थी। ये कहा था कि मुनीर को संवैधानिक शक्ति पाकिस्तान में लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसी तमाम आलोचनाओं के बावजूद शहबाज शरीफ मुनीर के वादों के आगे 100% कमिटेड हैं। पुतिन के भारत दौरे की अब बात करते हैं। पुतिन के भारत दौरे और भारत रूस की मजबूत दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें आज भारत की धरती से पुतिन ने सीधा संदेश दिया। संदेश यह है कि अमेरिका के दबाव में भारत और रूस ना तो झुकेंगे ना ही रुकेंगे। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर बात हुई, लेकिन ट्रंप को सबसे ज्यादा दर्द यूक्रेन युद्ध वाली चर्चा से हुआ होगा। आज राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि यूक्रेन में शांति के लिए रूस भारत के साथ भी चर्चा करेगा। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। हम ये तमाम आपको जो खबरें हैं वो बता रहे हैं दिन भर से लगातार, क्योंकि ट्रंप ये चाहते थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। लेकिन उसके बावजूद आज जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो इसके बारे में साफ संदेश दे दिया गया। तो देखिए क्या कुछ हुआ है, समझिए डोनाल्ड ट्रंप का चिंता कार्ड क्या है। पुतिन ने क्या कहा, यूक्रेन युद्ध पर शांति के लिए साथ मिलकर हम चर्चा करेंगे। भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। यही वो फ्यूल सप्लाई है जिसको लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था। अमेरिका खुद हमसे फ्यूल खरीद रहा है, भारत से क्या दिक्कत है, खुद हमसे खरीदते हैं फ्यूल, लेकिन भारत को लेकर दिक्कत है। भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार है।
टारगेट है $100 अरब तक इस व्यापार को लेकर जाना है। एक बड़ा टारगेट है जो सामने रखा गया है। दोनों देश मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं और इसके आगे भी इस सहयोग को बढ़ाएंगे। भारत रूस के बीच आपसी व्यापार में क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए, भारत रूस के बीच आपसी व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। शीर्ष स्तर पर इसके बारे में यह भी कहा गया कि वो तमाम दिक्कतों की एक लिस्ट हमें सौंप दी गई है। तो भारत रूस के बीच व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सूची पुतिन को दी है। उन्होंने इस पर काम करने और व्यापार को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की बात भी कही है। अमेरिका के टैरिफ वाले दांव के बीच भारत रूस का व्यापार वाला दांव ट्रंप को चुभने वाला है। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। पुतिन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने भी कई बार शांति शब्द का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। ट्रंप के लिए ये बातें बहुत चुभने वाली होंगी क्योंकि वो कई बार रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम की असफल कोशिशें कर चुके हैं। У нас была возможность, дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении и что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. आज यूक्रेन में शांति को लेकर कई बार बात हुई। भारत ने यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्वक हल निकालने पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और यूक्रेन में शांति के लिए हम भारत से चर्चा करते रहेंगे। अभी तक यूक्रेन युद्ध रुकवाने का पूरा जिम्मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप संभाले हुए थे। वो इसको लेकर पुतिन से भी मिल चुके हैं, जेलेंस्की को भी मनाने की कोशिश कर चुके हैं। यहां तक कि जेलेंस्की को शांति समझौता स्वीकार करने की धमकी भी दे चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन आज सुबह दिल्ली के राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुतिन कुछ देर मौन खड़े रहे। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि शांति, अहिंसा और नैतिकता के उस संदेश की ताकत है जिसके लिए महात्मा गांधी दुनिया भर में जाने जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट की विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। उनकी तरफ से एक नोट लिखा गया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपने भाव व्यक्त किए। पुतिन ने गांधी मेमोरियल गेस्ट बुक में लिखा, आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक महान दार्शनिक और मानवतावादी महात्मा गांधी ने दुनिया में शांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज़ादी, अच्छाई और इंसानियत के बारे में उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। महात्मा गांधी ने असल में उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था जो अभी बन रहा है। पुतिन ने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के बीच हुए पत्राचार का भी जिक्र किया। लिखा कि इन पत्रों में महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय ने बराबरी, सम्मान और सहयोग के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की थी। बराबरी, सहयोग और आपसी सम्मान के यही सिद्धांत और मूल्य हैं जिनका रूस और भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाव करते हैं। महात्मा गांधी के विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। दुनिया भर के आंदोलनों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन हो या नेल्सन मंडेला की न्याय की लड़ाई, सभी के केंद्र में गांधी का दर्शन रहा है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी बड़ा नेता जब भारत आता है तो राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देना उसकी यात्रा का अहम हिस्सा बन जाता है। आज राष्ट्रपति पुतिन ने वही संदेश दोहराया कि गांधी के विचार आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं। पुतिन ने आज अपने संदेश में महात्मा गांधी और लेखक टॉल्स्टॉय के जिस चिट्ठी संवाद की बात की, उस पर हमने सत्ता की एक ऐतिहासिक कुंजी तैयार की है। टॉल्स्टॉय की गिनती दुनिया के महानतम लेखकों में होती है।
उनके लिखे शब्दों ने न सिर्फ साहित्य को नई दिशा दी, बल्कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं के विचारों को भी उन्होंने प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने 1 अक्टूबर 1909 में टॉल्स्टॉय को पहला लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारतीय भाइयों पर भारी अन्याय हो रहा है। रंग और जातीय भेदभाव के कारण कई प्रकार की कानूनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जहां हिंसा विफल होती है, वहां सत्य और आत्मबल आवश्यक जीतते हैं। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय के लेख की तारीफ की और उसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। 7 अक्टूबर 1909 को टॉल्स्टॉय ने जवाब दिया, लिखा, दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष है वो कोमलता और कठोरता का, प्रेम और हिंसा का संघर्ष है। आजकल यहाँ रूस में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना लेख प्रकाशित करने की अनुमति भी दी। कुछ दिन बाद महात्मा गांधी ने पत्र के साथ टॉल्स्टॉय को अपनी पत्रिका हिंद स्वराज भेजी। लिखा, यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो कृपया इस पत्रिका को पढ़िए और अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया जरूर दें। टॉल्स्टॉय ने इसका भी जवाब दिया। लिखा, मैं आपकी पत्रिका हिंद स्वराज बहुत मन से मैंने पढ़ी। अहिंसा के रास्ते विरोध करने पर आपके जो विचार हैं वो बहुत अहम हैं और पूरी मानवता के लिए जरूरी हैं। अपनी मौत से कुछ दिन पहले भी टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, अहिंसक विरोध को लेकर आप जो लिख रहे हैं उसे पढ़कर खुशी हुई। ये प्रेम का अनुशासन है। प्रेम मानव जीवन का एकमात्र सच्चा नियम है। व्लादिमीर पुतिन ने महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय के अहिंसा वाले इन्हीं विचारों का जिक्र आज किया और विश्व शांति के लिए इन्हीं विचारों पर चलने की बात कही। सत्ता में अब उन लोगों की बात जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। आक्रोश है इंडिगो के उस सिस्टम पर जो डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के आदेश से क्रैश हो गया है। पहले उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। जवाब नहीं मिला। देखिए मैडम, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको कितनी दिक्कत क्यों हो गई? हमारी कल की फ्लाइट ये ट्रेलर आपने देखा। पिछले 96 घंटे से शहर शहर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो रही है और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सरकार को अपने ही एक आदेश पर ब्रेक लगाना पड़ा है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बड़ा फैसला किया है। डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर्स को छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम फिलहाल के लिए वापस ले लिया है। काम के घंटे और छुट्टी के नियमों में ढील दी गई है। वजह है फ्लाइट्स का रद्द होना। दावा है कि पिछले 4 दिन में इंडिगो की 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इससे एयरपोर्ट्स पर यात्री भयंकर मुसीबत में हैं और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। इसे देखते हुए डीजीसीए ने नियमों में कुछ ढील दी है, लेकिन पायलट एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन से नियम थे जिससे हवा में उड़ने वाली इंडिगो जमीन पर आ गई। इंडिगो से सफर करने वाले यात्रियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। इसकी शुरुआत होती है जुलाई 2025 से, जब डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नियमों का पहला फेज लागू किया और 1 नवंबर को दूसरा फेज शुरू हुआ। पहले पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग नहीं था, यानी अलग से वो छुट्टी नहीं ले सकते थे। वो छुट्टी वीक ऑफ ही मानी जाती थी। लेकिन डीजीसीए ने वीक ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग कर दिया। हालांकि अब इसी पर रोक लगा दी गई है। बाकी नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। पुराना नियम था कि पायलट को लगातार 7 दिन काम करने के बाद 36 घंटे का आराम मिलता था, जिसे अब 48 घंटे कर दिया गया है। नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी, जिसे 12 से सुबह 6 बजे तक मानने का आदेश था। लेकिन डीजीसीए ने इसमें भी राहत दे दी है। पुराने नियम के अनुसार नाइट ड्यूटी के बाद 10 घंटे का आराम करने को मिलता था, जिसे 10 की जगह अब 12 कर दिया गया है। इसके अलावा रात में होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इन बदलावों का उद्देश्य था पायलटों की थकान को कम करना और विमान परिचालन की सुरक्षा को बढ़ाना। लेकिन नए नियमों की लैंडिंग होते ही इंडिगो का पूरा इकोसिस्टम
क्रैश हो गया। हालांकि अब कुछ प्रावधानों से डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी छूट दी है। The other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. हालांकि आप सभी न्यूज मित्रों के मन में सवाल होगा कि जब इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है तो ऐसा संकट क्यों आया। असल में जब डीजीसीए ने वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग किया तो इंडिगो की ओर से दलील दी गई कि इससे क्रू मेंबर्स का रोस्टर बनाने में दिक्कत आ रही है और इसी रोस्टर क्राइसिस की वजह से फ्लाइट्स लेट हो रही हैं और रद्द की जा रही हैं। डीजीसीए के नियम के अनुसार पायलट को 6 नहीं बल्कि सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग की परमिशन होगी। इसके अलावा इंडिगो के पास पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। डीजीसीए का नया नियम कहता है कि लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इंडिगो के अनुसार इससे रोस्टर प्रभावित हो रहा है और नाइट ड्यूटी के लिए स्टाफ की कमी हो गई है। इसके अलावा नियम ये भी है कि 7 दिन काम के बाद पायलट को लगातार 48 घंटे आराम करना होगा, लेकिन अतिरिक्त पायलट ना होने से विमान जमीन पर खड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन नियमों को पायलट की परेशान और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था, क्या उन्हें वापस लेना यात्रियों की सुरक्षा को रिस्क में डालना नहीं है? फिलहाल कल इंडिगो की 550 फ्लाइट कैंसिल हुई थी, जबकि आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई है। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। पहले वो एक न्यूज रील में आप देखिए। How long Indigo with this kind of system will survive? We are 179 people going for a wedding to Udaipur, right? And there are wedding functions scheduled starting 11:30. That's the first function, and the flight is cancelled. And they are saying they can give us a ticket for tomorrow, which means all 179 people will miss all the functions of today. And tomorrow also we don't know whether the flight will go or not. What was the behavior? What kind of behavior of the staff? Very clearly the guy told me, आपकी गलती है, आपने टिकट बुक कराई थी, कोई और एयरलाइन बुक कर लेते हैं. That is exactly what was told to me by the airline staff. उनका बिहेवियर है स्टाफ का, इंडिगो के जो स्टाफ जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो उनका बिहेवियर भी बड़ा रूड है और अपने आप को एक तो सॉल्यूशन देने की जगह पे प्रॉब्लम वो है कि बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। रात से थे सर यहाँ? रात से और हम ही नहीं है, हमारे जैसे कम से कम 400 आदमी वहाँ वेट कर रहा था और कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति इंडिगो का नहीं था जो ये बता देता कि हम फ्लाइट की सेवा दे पाएंगे या इसको कैंसिल करेंगे। Coming from Germany and I've been waiting for whole night, like they did not inform us. I did not even receive an email from them, so it's like very chaotic. 2 दिन से लोग फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सीन कुछ नहीं है, वो अंदर जाके जो चेक इन काउंटर्स में जो सीन हो रहा है ना, वो ना मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा है। हो रहा है अंदर, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी का शादी है, किसी का माँ बाप सीरियस है, घर जाना चाहते हैं, लेकिन ग्राहकों का मतलब एक भी केयर नहीं है दोनों तरफ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये आदेश सरकार ने सभी एयरलाइंस के लिए जारी किया था, तो दिक्कत सिर्फ इंडिगो के साथ क्यों आई? आखिर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को इतनी परेशानी कैसे हुई? इसकी वजह है वो सत्ता जो घरेलू एविएशन बाजार में इंडिगो ने बनाई है। इसमें अकेले इंडिगो को 64% से ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी एयरलाइंस के पास है। मतलब इसे आप ऐसे समझिए, अगर 100 यात्री सफर करते हैं तो इसमें से 65 सिर्फ इंडिगो में ही यात्रा कर रहे हैं।
इसीलिए स्थिति खराब हो गई है। इंडिगो का दावा है कि उसके द्वारा रोज 2200 से 2500 फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है। क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट्स रात के वक्त होती हैं, इसीलिए नाइट ड्यूटी वाले आदेश से भी रोस्टर क्राइसिस हो गया है। भारत में 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो की ही रहती हैं। देश के 90 से ज्यादा शहरों में इंडिगो की फ्लाइट्स का संचालन होता है। ये इंडिगो वर्ष 2006 में शुरू हुई है, जिसके पास अभी 400 से ज्यादा प्लेन हैं। इसीलिए आज ये मुद्दा संसद तक भी पहुंच गया। विपक्ष के नेताओं ने मोनोपोली यानी एकाधिकार के नाम पर मोदी सरकार पर जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता मोनोपोली मॉडल की कीमत चुका रही है। On the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। हमारे जो जनता है उसकी सुविधा के लिए हम लोग काम करें, और जो भी सहायता सिविल एविएशन मिनिस्ट्री करना चाह रही है, जनता करती है, और इंडिगो के जो अधिकारीगण हैं वो करें, ताकि हम लोग अपनी जनता को वापस पटरी पर ले आएं। डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में। तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। कुछ समस्याएं आई हैं, मगर उसका सरकार से हमेशा सकारात्मक सहयोग है। ये इंडिगो की अपनी प्रॉब्लम हुई है, मेरी इंडिगो से बात हुई है, अगले 24 घंटे में ये सारी समस्याओं का निदान निकल रहा है। एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको तुरंत जो है उनके पद से हटाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा गूफअप है, ये मैन मेड है, ये अपने आप नहीं, वो ये क्रिएट किया गया है। पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए। हालांकि डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने कुछ दिनों का वक्त मांगा है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द स्थिति कंट्रोल में होगी। इंडिगो के सीईओ का भी बयान आ गया है, सुनिए उनका क्या कहना है। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. Due to yesterday's situation, we had customers stranded mostly at the nation's largest airports. Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. Earlier measures of the last few days regrettably have proven not to be enough. So we've decided today for a reboot of all our systems and schedules, resulting in the highest number of cancellations so far. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale, and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।